अब माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे आज मांग संख्या 9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में अपनी बात रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पुनः एक बात को दोहराना चाहूँगा। मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के सब लोगों को और महादेव को साक्षी मान के कह रहा हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। और इसलिए मेरा यह आग्रह रहेगा कि सत्य पे बात करूँगा और सब लोग ध्यान से सुने। ये बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, मैं तथ्यों के साथ बात करूँगा। सभापति महोदय, आप वरिष्ठ मंत्री जी हैं, मैं तो एक फर्स्ट टाइमर हूँ जी, पर मुझे बार बार खानी पड़ रही है ना यहाँ पे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सब चुने हुए प्रतिनिधियों से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या बजट पेश करना एक औपचारिकता है या ये कोई संवैधानिक अनिवार्यता है? सभापति महोदय, जहां तक मुझे ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत केंद्र सरकारें और एक अनुच्छेद के तहत प्रदेश सरकारें एक संवैधानिक कर्तव्य के तहत बंधी होती हैं कि उनको बजट पेश करना है। और बजट पेश करना है, पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार करता है कि सरकार बजट पेश करेगी, बजट में कुछ लिखा होगा। और बजट में लिखी गई प्रत्येक चीज को, जब तक मैं राजनीति में नहीं जुड़ा था तो मुझे लगता था जो कुछ लिखा गया वो सच लिखा गया है। परंतु आपकी बातें जो इस सरकार ने की इस बजट में, उनको जब देखा, मैंने पिछले कुछ बजट को भी देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट पेश करना सरकार के लिए मात्र एक औपचारिकता है और कुछ नहीं। मैं आऊंगा बजट 2024-25, जिसमें बड़ा कुछ कहा गया, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक बिंदु पे मैं केवल बात करूंगा, क्योंकि इतना मुझे समय मिलने वाला नहीं है अगर मैं हर एक पॉइंट पे बात करूं। हिमाचल में प्रतिवर्ष 10 से 15 लोग स्क्रब टाइफस से मरते हैं। छोटी सी बीमारी है, किसान लोग हैं बेचारे, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मर जाते हैं। और सरकार ने कहा था कि मैं स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट स्थापित करने की घोषणा करता हूं। मैं चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इस विषय पर बताएं कि वो स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है। दूसरा, इन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और कमला नेहरू में लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आज भी सभापति महोदय, जब एक महिला बच्चा पैदा होने के बाद उसके बच्चे को पीलिया हो जाए और बीमारी हो जाए, बच्चा अस्पताल में एडमिट होता है, मां को बिस्तरा नहीं मिलता है। उस बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उसके लिए एक चिन्हित स्थान तक हम तय नहीं कर पाए हैं। ये बात, ये आप कुछ बोलेंगे कि आपकी सरकार में क्या था। मैं एक बात कहता हूं, सुधार निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जब जब हमें कोई समस्या दिखती है, हम उसके लिए समाधान के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। मैं कहता हूं कि आपने बजट में जब लिखा, उसके बाद आपने क्या किया? एक कमरा ही तो डेडिकेट करना था, क्यों नहीं कर पाए? ना कोई पैसा लगाना था, ना कुछ खर्चा होना। फिर अगले बजट पे अगर हम बात करें, 2024-25 में ही इन्होंने एक बात कही, पॉइंट नंबर 74 पे, पहले पॉइंट नंबर 71 पे कहा कि मैं प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। कहां है, कहां है, बताएं। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 73 में कहा कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पांवटा औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। किया? बताएं उसके बारे में। मंत्री जी जवाब देंगे, आपके पास दूसरा विभाग है तो जो मंत्री जी जवाब देंगे, स्वास्थ्य मंत्री, आप वरिष्ठ आदमी हैं, कृपया करके बीच में ना उलझाएं। मैंने इसलिए आपसे आग्रह किया था। आप सर,
तो सर जवाब देंगे ना मंत्री जी। मैं पूछ रहा हूं, मेरा अधिकार है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है पूछना। झूठ बोल नहीं रहा हूं भाई, मेरे को नहीं है जानकारी, मैं पूछ रहा हूं सरकार से, देंगे जवाब मंत्री जी? प्लीज प्लीज। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 74 में कहा, आपकी खींच मैं समझ पा रहा हूं, इस पे भी आऊंगा मैं भी, इस पर भी बात करेंगे, आपकी खींच पे चिंता न करें, कोई बात नहीं सर, खोलिए। पॉइंट नंबर 74 में आपने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं आरंभ की, हिमकेयर सहारा, इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुंचा, किंतु एम्पेरिकल डाटा एनालिसिस के बाद कुछ स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल समस्याएं उजागर हुई, जिसके लिए मैं सुधार की घोषणा करता हूं, और इस वर्ष कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे। फिर बजट 25-26 में आपने कहा 69 केंद्रों पर डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, पांगी में दी आपने, भरमौर में दी, आनी में दी, करसोग में दी, कहां दी? फिर आपने 25-26 के बजट में पॉइंट नंबर 11 में कहा गवांडल, चुआड़ी, भोरंज, नदौन, त्यारा, जयसिंहपुर, पद्धर, धर्मपुर, जुंगा, हरौली, अंब में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी। इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके इन स्थानों के जिनके नाम लिए वहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हैं? ये पिछले वर्ष की बातें हो रही हैं सभापति महोदय। फिर इन्होंने कहा हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में 17 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं, मेरे जिले में नहीं है। फिर इन्होंने पिछले बजट में कहा कि आने वाले 3 महीने में, लिखित है, कोई बोली हुई बात नहीं है, लिखित है कि अगले 3 महीने में आईजीएमसी में पेट स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। है, आज भी है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। बजट में लिखी गई बात को अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो कैसे विश्वास करें? उसके बाद इन्होंने कहा प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीद की जाएंगी। कहां है सभापति महोदय? इसके बाद मैं बात करूंगा एक तरीका होता है राजनीति में कि पहले योजना की छवि खराब करो, फिर उसको बंद करो। यह सरकार की राजनीति का मॉडल है। यह मॉडल आज हिमकेयर योजना के साथ कर रहे हैं। मैं आज सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल को बताना चाहूंगा, उस वक्त मैं तो सदन में नहीं था, मैं तो एमबीबीएस कर रहा था, परंतु 23 दिसंबर 2004 इसी विधानसभा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहां पर एक भाषण दिया था। इस भाषण में इन्होंने कहा था हेल्थ केयर पे, आई सजेस्ट यूनिक इंश्योरेंस मॉडल फॉर हिमाचल प्रदेश। बड़ा लंबा पैरा है, पढ़ने में समय लगेगा। और 2004 के बाद 2018 में जब जयराम जी ने हिमकेयर योजना की शुरुआत की, हमने जब ये योजना की शुरुआत की, हमने सरकार से कहा, आज भी हम सरकार से कह रहे हैं, भाई क्यों हिमकेयर योजना की केवल आप कुछ लोगों को दे रहे हैं? क्यों ना पूरे हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे एम्प्लॉई है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे सबको इंश्योरेंस मॉडल के अंदर कवर कर दो। रखिए ना प्रीमियम, सारे लोग जो दे सकते हैं प्रीमियम दें, जो नहीं दे सकते वो गरीब लोग, उनके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें ना, क्योंकि प्रतिवर्ष अरबों रुपए के मेडिकल रिवर्समेंट बिल बनते हैं। उसमें से कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, मेरे इस वक्तव्य के बाद सारे डॉक्टर जान रहे होंगे वो। फिर कल एक बात को भ्रामक तरीके से प्रचार किया गया कि मर्दों की बच्चेदानी की ऑपरेशन कर दिए गए। बड़ी शर्म की बात है, एक डॉक्टर होने के नाते, मेरे लिए नहीं, प्रत्येक उस डॉक्टर के लिए, प्रत्येक उस संस्थान के लिए यह शर्म की बात है अगर किसी संस्थान में ऐसा हुआ है। जब हमने जानकारी जुटाई कि भाई ये क्या मैटर है, तो 4 केस जिनका जिक्र मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने किया है, उस केस की डिटेल मैं निकलवा रहा हूं। उस केस की डिटेल के साथ मैं पेशेंट की पूरी डिटेल, सभापति महोदय, मैं चाहो तो कागज सभा पटल पे रखता हूं। होता क्या है, होता क्या है, अब मैं प्रैक्टिकल होके बात कह रहा हूं, एक डॉक्टर के नाते, एक नेता के नाते नहीं। हिमकेयर का योजना और आयुष्मान योजना में
विभिन्न विभिन्न बीमारियों के लिए पैकेज बनाए गए हैं, परंतु कौन मरीज किस बीमारी के साथ आएगा ये किसी को नहीं मालूम होता। और 4000 बीमारियों को, प्रमुख बीमारियों को चिन्हित किया गया है जिनके बारे जो कॉमनली आती हैं, परंतु कई बार मरीज रेयर बीमारियों के साथ भी कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा आ जाता है जो रेयर होती हैं। तो ये जो मरीज है इसमें एक बुद्धि सिंह है, बुद्धि सिंह सन ऑफ रतन दास, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बंजार, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और ये सन 2016 से कैंसर राइट टॉन्सिलर पिलर, टॉन्सिल के कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा था। मरीज जब कैंसर के साथ, अब गंभीर बीमारियों के साथ आता है तो डॉक्टर देखता है यार ये तो कहीं फिट नहीं हो रहा, ऐसा तो कहीं पैकेज एडवाइज्ड नहीं है, अब क्या करें, बोले यार इसकी मदद करो, गरीब आदमी है। तो फिर इसके लिए क्या कीमो लगनी है यार, इसके लिए पैक्लीडाइसिल, ये 2-4 कीमो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो कीमो लगनी है। ये कौन से पैकेज में फिट हो रही है यार, इस वाले पैकेज में फिट हो रही है। उन्होंने उस पैकेज में फिट करके उतने 12,000 रुपए में उसका इलाज दे दिया उसको। तो मैं ये कह रहा हूं ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। मेरे पास पूरी डिटेल है, एक केस की नहीं, 4 की है। नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए प्लीज प्लीज एक प्लीज बात सुनिए प्लीज 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 1 मिनट बात सुनिए। और दूसरी बात, सभापति महोदय प्लीज प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कोई भी सरकार जनता को सुविधा देने के लिए कार्य करती है, और कोई भी सरकार किसी भी योजना को जब लॉन्च करती है, मेरे से सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे राजनेता बैठे हैं, अधिकारी लोग भी हैं, कोई भी सरकार की योजना अगर 80% से अधिक टारगेट को अचीव करती है तो सरकार उसको सफल मानती है। यह पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अगर हिमकेयर योजना के तहत 11 लाख लोगों को इलाज मिला है, 2-4 मरीजों को इलाज देने के लिए अगर इस तरीके की एडजस्टमेंट किसी डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल ने की है तो वो कोई अपराध नहीं है। और इसके लिए जो कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, विजिलेंस तो बायस्ड है, मैं प्रत्यक्ष तौर पे कह रहा हूं विजिलेंस बायस्ड है। थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराइए, हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराइए, जिस मर्जी से करवाइए। और अगर सरकार सच में सच्ची है और अगर हमने भ्रष्टाचार किया है, विशेष तौर पर अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो मैं पूरे हिमाचल को साक्षी मान के कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराइए। आरोप लगाना बहुत अच्छा होता है सभापति महोदय। और मैं अब बात कहता हूं, इस सरकार ने, हमारी सरकार ने अपने अंतिम साल में हिमाचल प्रदेश प्रोक्योरमेंट सेल की स्थापना करने की पॉलिसी बनाई और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रोक्योरमेंट सेल बनाने की दिशा में आगे बढ़े। इनकी सरकार ने वो प्रोक्योरमेंट सेल बना दिया और प्रोक्योरमेंट सेल में सरकार ने एक नोटिफिकेशन है 6 अगस्त 2020, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए एक पॉलिसी निर्धारित करी कि पॉलिसीज के लिए क्या क्या एसओपीज रहेंगे। सबसे पहले स्टेट रेट कॉन्ट्रैक्ट से दवाइयां खरीदी जाएंगी। अगर कोई दवाई स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं उपलब्ध है तो वो सीपीएसयू से खरीदी जाएगी। फिर अगर कोई दवाई सीपीएसयू में भी उपलब्ध नहीं है तो वो ईएसआई से खरीदी जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ यहां बैठे जान रहे होंगे। उसके बाद अगर वहां पे भी उपलब्ध नहीं है तो वो जन औषधि से खरीदी जाएगी। वहां पर भी अगर उपलब्ध नहीं है तो वो लोकल मार्केट से खरीदी जाएगी। मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, इसमें कहीं भी सिविल सप्लाई का जिक्र नहीं है। और मैं इस सरकार से ही ये पूछना चाहूंगा, आज क्यों स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को दरकिनार करके सिविल सप्लाई के माध्यम से सारे मेडिकल कॉलेजों में खरीद की जा रही है, बताइए। और क्यों आपने, एक मैं बात कहूंगा, इस बात का मतलब बहुत बड़ा निकलेगा, क्यों सिविल सप्लाई के माध्यम से भ्रष्टाचार के दीपक की ज्योति जलाई जा रही है। इन दो, इसमें बहुत कुछ लिखा है, इसमें शब्दों में बहुत कुछ अंतर है। आपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के चक्कर में पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था, सारे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है और यह स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने दिए वक्तव्य पर खेद जताए और अपने शब्दों को पीछे ले। सभापति महोदय, अब मैं बात करूंगा
कुछ विषय अपने चुनाव क्षेत्र के लिए रखूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में आज भी अल्ट्रासाउंड के लिए पांगी की महिलाओं को या तो जम्मू या तो कुल्लू आना पड़ता है। चूड़ी अस्पताल की बिल्डिंग गिरने वाली है, 1980 में डिक्लेयर हो गई थी, गिरने वाली है। एनएचपीसी ने पैसा भी दे के रखा है, उस दिशा में कोई कदम नहीं है। हालांकि वो सीएससी है पर डॉक्टर एक है। डेंटिस्ट के पद 15 सालों से खाली हैं और वहां पर हमने एनएचपीसी से बात करके अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध कराई। एक डॉक्टर को सरकार ने ट्रेनिंग कराई और उसको बदल दिया ताकि वहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। भरमौर के भी यही हालत है, होली के भी यही हालत है। आप सभापति महोदय, हम विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। हमें भारत के संविधान ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, कोई एड निकलती थी एम्प्लॉयमेंट में, कोई डेट निकलती थी तो उसमें विशेष तौर पे लिखा होता था पांगी भरमौर के लिए ये आवेदन की अंतिम तिथि इतनी तारीख है। हमें संविधान ने विशेष दर्जा दिया है, परंतु सरकार ने हमारे उन विशेष अधिकारों का हनन किया है और हमें एक भी सुविधा, चाहे अल्ट्रासाउंड की है चाहे विशेषज्ञ चिकित्सकों की है, हमें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इसके लिए मैं मांग करूंगा सरकार से कि सरकार मेरे उन जनजातीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, वो भी हिमाचल के लोग हैं, वो भी इस हिमाचल की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड हिमाचल का हिस्सा है, कृपया करके मुझे सजा देनी है दें, मेरे साथ राजनीति करनी है करें, परंतु क्या मेरे चुनाव क्षेत्र में सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं? परंतु आपके इन कामों से आने वाले समय में जरूर सारे भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। सभापति महोदय, एक बात यहां पर बार बार कही जाती है, रोबोटिक सर्जरी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, बाकी लोग भी हैं, सारे डॉक्टर सुनेंगे भी। मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या अस्पताल में आने वाले हर मरीज का सिर्फ ऑपरेशन ही होता है? बगैर ऑपरेशन के किसी का इलाज नहीं होता? और ऐसी बीमारियां नहीं है जिनके लिए ऑपरेशन दवाइयों से इलाज होना है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कैंसर की तरफ नहीं है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर है, थैलासीमिया के साथ लोग ग्रसित हैं। अभी इस बार बजट में कहा कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? एक आपके पास डॉक्टर है बेचारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का, एक स्टाफ के लिए वो संघर्ष कर रहा है। आपने कहा 10 कैथ लैब खोलेंगे, पिछले बजट में कहा। टांडा की कैथ लैब में डॉक्टरों के एक बार हाल तो पूछ लीजिए, क्या हालात है, किस तरीके से वो इतने प्रताड़ित हो गए, छोड़ने को तैयार हैं। 3-4 लोग अभी एप्लीकेशन आ गई हुई है सरकार के पास, हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। ये इतना तनाव लेके हमने क्यों काम करना है? हम बाहर जाके पैसे तो कमाएं। और अस्पताल में डॉक्टर के साथ जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जनाब, वो दिल और धड़कन की तरह होते हैं। केवल हम डॉक्टर भरे और स्वास्थ्य कर्मी ना भरे तो अस्पताल नहीं चलते। चाहे वो स्टाफ नर्सेस हैं, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन है। अभी बोल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की लंबी लंबी डेट मिल रही है। डॉक्टर का काम होता है रिपोर्ट करना, पर एक्सरे सीटी स्कैन को करता है टेक्नीशियन, उनके तो पद खाली। कैसे सुधार होगा? सभापति महोदय, आज सवाल यह नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी सही है कि गलत है, आज सवाल यह नहीं है कि प्राथमिकता क्या है, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं हम कहां, किस ओर और क्या प्राथमिकता को तय करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, रोबोटिक सर्जरी एक भारी भरकम खर्च वाली टेक्निक है। हम स्वागत करते हैं कि सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा को हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास किया है, परंतु इसको केवल, हमने पहली बार भी कहा था, केवल एक संस्थान में खोलें, वहां पर लोगों को ट्रेन करवाएं। हम बिल्डिंग की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं, हम छत को चमकाने का काम कर रहे हैं, ये जो उचित नहीं है। सभापति महोदय, ये प्रायोरिटी मिसमैच है। बेहतर होता सरकार अधिकतम लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा देने पर विचार करती, फिर उन्नत सुविधाओं पे आती। एक बात कहना चाहूंगा, हम यहां सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के कर्मचारी भी हैं, ये बेचारे विधानसभा में कभी कभार इलाज कराने जाते होंगे। कुछ दिन पहले मेरे यहां दांत में एक दिक्कत होगी, मैं चला गया विधानसभा की डेंटल ओपीडी में। जब मैं डेंटल चेयर पे लेटा तो टांगे खड़ी हो गई। मैं कहा ये क्या है? बोला जनाब ऐसी है कुर्सी, तो ऐसी है ये। विधानसभा के भीतर ये हालात हैं, बाकी जगह की तो बात छोड़ें। ये है दीपक तले अंधेरा। और जब मुंह खोला गया दांत को देखने के लिए, ऊपर से पेंट उखड़ के गिर गया मुंह में। मैं कह रही ये क्या है? फिर जब मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को पूछा, जनाब बोले इसका टेंडर लगा रहे हैं पेंट करने का। ये तो हालात है, फिर हम दूर दूर की बातें कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज अस्पताल में दवा नहीं है,
बिस्तर नहीं है, एक बिस्तर पर दो दो तीन मरीज हैं, एम्बुलेंस नहीं है, मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। एक पालमपुर अस्पताल की मैं बात करना चाहूंगा। पालमपुर अस्पताल में सर्जन है, गायनाकोलॉजिस्ट है, ईएनटी सर्जन है, आई सर्जन है, परंतु वहां एनेस्थेटिस्ट नहीं है। आपने उनको, मैं अभी कुछ दिन पहले पालमपुर गया था तो मुझे मालूम पड़ा, मेरे को डॉक्टर बताते रहते हैं, मैं अब उस फील्ड से आता हूं, तो हमने फौजी खड़े कर दिए, बंदूकें नहीं दी उनके पास, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है नहीं। और हम सर्जन को विशेष तौर पर ऐसी जगह, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, सर्जन को विशेष तौर पर ऐसी जगह ट्रांसफर ना करें जहां पर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा नहीं है, चाहे वो आई सर्जन है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, चाहे वो जनरल सर्जन है। सभापति महोदय, आपने बजट में सब लोगों की तनख्वाह बढ़ाई, अच्छी बात है, बढ़ानी चाहिए, वो बेचारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु एड्स कंट्रोल सोसाइटी के 150 एम्प्लॉइज को दरकिनार कर दिया गया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में सन 2003-04 से कार्यरत उन 150 लोगों को भी सरकार जो है वो अपने इसमें शामिल करे, इनकी तनख्वाह को बढ़ाए। और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सरकार के समक्ष एक बात जरूर कहना चाहूंगा। राजनीति में आने के बाद बड़े सारे राजनीतिज्ञ एक एक्वायर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाते हैं, और ये रिसर्च है, ये कोई मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूं, ये रिसर्च है। डॉक्टर्स लोग नाम से जान जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी लोग भी ढूंढ लें। HUBRIS, ह्यूब्रिस सिंड्रोम, जो एक इट इज एक्वायर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बड़े सारे पॉलिटिशियनों में आ जाता है जब हम सत्ता में होते हैं, कि हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इस दृष्टिकोण से सरकार काम ना करे, क्योंकि ये हिमाचल, ये प्रदेश, ये देश हम सब लोगों से मिलकर बनता है, और हम सब लोग इसके बहुत जरूरी घटक हैं। सभापति महोदय, अंतिम में कबीर जी की एक बात याद आई मुझे, कबीरा कहे हिमाचल से अजब हुआ व्यवहार, कबीरा कहे हिमाचल से अजब हुआ व्यवहार, खुद ही मैं ठीक हूं बाकी सब बेकार। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।